Hello all my dear students, good morning and welcome back to my class again। आज हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 12th क्लास की NCERT टेक्स्ट बुक के केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है और देखा जाए तो सॉल्यूशन के बाद सेकेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आई बात? अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर दोनों को डिस्कस कर लिया है और अब थर्ड नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को। देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर में ना मुझे मैथमेटिकल टर्म्स हो गए, फिजिकल टर्म्स हो गए, साथ ही साथ में केमिकल टर्म, तीनों का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। मतलब ये चैप्टर देखा जाए एक तरीके से तो एक कंप्लीट नॉलेज देने वाला चैप्टर है और इस चैप्टर को आप अच्छे से सीख भी तभी सकते हैं जब आपको तीनों फील्ड्स की, मतलब बेसिकली तीनों सब्जेक्ट्स की कहा जाए तो अच्छे से अगर नॉलेज हो। समझ में आ गई बात? अच्छे से नॉलेज होने का मतलब कि आपको बेसिक्स इनके मालूम होने चाहिए, मैथमेटिक्स आपको हल्की फुल्की आनी चाहिए, फिजिकल कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए और केमिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके समझाते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का और इसके बाद फिर हमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर के दौरान हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर में है क्या, मतलब कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की या फिजिक्स की, हम कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है ना जो केमिकल रिएक्शंस से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी के साथ में डील करती है। मतलब इसे खेलना होता है किसके किसके साथ में, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस और साथ ही साथ में उन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ कि मैं ये एनर्जी का क्या करूं, मतलब मींस इस एनर्जी को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो क्यों हो रही है और साथ ही साथ में कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें हम इसी ब्रांच के अंडर में सीखते हैं। तो ये तो बात थी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब दूसरी बात देखिए, अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंस समझाऊं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ही ब्रॉड है क्योंकि आपके मोर देन कंपाउंड्स हो गए, मोर देन प्योरीफाइड मेटल्स हो गई, ये सभी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही बनाए जाते हैं। जैसे आप अगर कॉपर की बात कर लीजिए तो कॉपर की फाइनली जब मेटलर्जी कंप्लीट हो जाती है तो उसके रिफाइनिंग जो की जाती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू ही की जाती है, जिससे हमें 99.9% प्योर कॉपर मिलता है। तो इस वजह से भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। ह्यूमन बॉडी में हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है और ये सारी चीज़ें, मतलब हम जो भी बॉडी फंक्शंस वगैरह करते हैं ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट होती हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स के थ्रू जनरेट होते हैं और माइंड तक पहुंचते हैं। समझ में आ रही बात? तो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड, तो अच्छे से हमें सब कुछ इसमें एकदम पढ़ना होगा। अब चलिए, ये तो बात थी इसके इंट्रोडक्शन वगैरह की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इस चीज़ की। अब चलिए हम लोग अपने आ जाते हैं एकदम पॉइंट पे कि चैप्टर को हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम लोग बात करें तो हम दो टाइप्स के कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा कन्वर्जन होगा देखिए वो क्या होगा कि हम केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात आई समझ में? तो देखिए केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये हम किसके थ्रू करेंगे, ये हम करेंगे किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू। समझ में आ गई बात? ये हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू करेंगे और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखिए ये जो कन्वर्ट करने वाला काम है, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये केमिकल एनर्जी आखिर हमें प्रोड्यूस कैसे कर रहे होंगे हम, मतलब ये हमें कहाँ से
मिल रही होगी, तो देखिए ये हमें ना किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मिलेगी। बात आई समझ में? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शंस जो कि खुद ब खुद प्रोसीड होती हैं, हमें इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोसीड करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ज़्यादातर रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं ये कैसी होती हैं? स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो ऐसी ही रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू मुझे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी मिलेगी, जिसे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ गई बात? दूसरा चीज़ देखिए, ये तो पहले चेंज की बात थी। दूसरा चेंज जो हम करेंगे इसमें, वो हम ये करेंगे कि मुझे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली है यहाँ से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं इसका कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में भी वापस करा सकता हूँ। समझ में आ गई बात? बिल्कुल पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि आप इस एनर्जी को दोबारा से केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करा दें। अब आप कहेंगे कि इसको कराने का फ़ायदा क्या है? हम एक बार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं, फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्जन हम तब करवाएंगे ना जब मुझे किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड कराना होगा, ठीक है? बिकॉज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होती हैं ये अपने आप तो होने वाली नहीं है, मुझे किसी एक्सटर्नल सोर्स से इन्हें एनर्जी दे के इन रिएक्शंस को कराना होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए मैं किसे यूज़ करूँगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो कि रिएक्शन के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे यूज़ होते हैं फर्दर कुछ कन्वर्जन्स के। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब देखिए, सोर्स की अगर हम बात करें कि आखिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैं केमिकल एनर्जी में कराऊंगा किस चीज़ के थ्रू, तो ये देखिए मैं कराऊंगा किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू। किसके थ्रू? किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू। समझ में आ रही ना बात आपको? तो एक हो गया मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके थ्रू मैं केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कराऊंगा, और दूसरा हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, जो मैं करवाऊंगा किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू, किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद प्रोसीड नहीं होती है उसे प्रोसीड करवाने में। समझ में आ रही होगी बात, आई होप आपको। तो ये चलिए कन्वर्जन के बारे में हमने बात कर ली। अब देखिए यहाँ पे हमने ना दो टाइप के सेल्स के नाम सुने, एक कौन सा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा मेरा कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो चलिए दोनों टाइप्स के सेल के बारे में हम लोग अब एक एक करके डिटेल में नॉलेज देंगे, बिकॉज इस पूरे चैप्टर के दौरान ना सेल जो है मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सेल के बारे में हमें बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। ठीक है, अगर हम देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। एक होता है मेरा गैल्वेनिक सेल। कौन सा? गैल्वेनिक सेल, जिसे मैं वोल्टिक सेल भी कहता हूँ। वोल्टिक सेल, या फिर इसी को हम डेनियल सेल भी बोलते हैं कभी कभी। डेनियल सेल हम कह सकते हैं कि गैल्वेनिक मीन्स जो डेनियल सेल होता है ये एक टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है आपका। समझ में आ गई बात? तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या डेनियल सेल, एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपका होता है ये होता है कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे सेल आपके सामने आएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों में से हमारे जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये वाला, मीन्स गैल्वेनिक सेल, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है और इसी से मोर देन मोर न्यूमेरिकल्स या थ्योरी वगैरह हमसे पूछी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना डिस्कशन इसी को लेकर करेंगे। हम लोग सीखते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल की देखिए अगर हम लोग बात करें, हेडिंग सबसे पहले नोट कर लेते हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसा होता है, सब कुछ मैं एक एक करके आपको यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि गैल्वेनिक सेल आखिर में होता क्या है। तो गैल्वेनिक सेल जो है ना आपका, ये दो रेडॉक्स कपल्स से बना हुआ आपका एक सेल होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बाय द हेल्प ऑफ सम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल को अगर हमें डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं
कि इट इज मेड अप बाय टू रिडॉक्स कपल्स। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक वर्ड आया कि ये रिडॉक्स कपल्स क्या होते हैं। ठीक, इन रिडॉक्स कपल्स को हम हाफ सेल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाफ सेल्स। तो इसका मतलब गैल्वेनिक सेल आपके एक रिडॉक्स कपल, टू रिडॉक्स कपल नहीं, बेसिकली हम यहाँ पे बाय अ रिडॉक्स कपल हम कहेंगे, क्योंकि कपल हम बोल रहे हैं तो ऑलरेडी ये मेंशन है कि दो यहाँ पे इंक्लूड हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि ये टू हाफ सेल्स का आपका बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक वर्ड क्या सुना? रिडॉक्स कपल या फिर हाफ सेल। अब चलिए समझिए कि हाफ सेल होता क्या है, क्योंकि अगर आपको गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन समझना है तो सबसे पहले आपको यही चीज़ समझनी होगी। हाफ सेल देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी ऐसे बीकर में, अगर कोई ये बीकर आपने ले रखा है, इसमें आप ना एक मेटल की रॉड ऐसे लगा दीजिए। समझ में आ गई बात? किसी भी मेटल की रॉड है, सपोज कर लीजिए किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड है। तो ये कॉपर की रॉड आपने इस बीकर में ऐसे ले रखी और साथ में इस रॉड को क्या किया? डिप कर दिया इसी रॉड के सॉल्ट के सॉल्यूशन में। कहने का मतलब ये है कि ये आपका किस सब्सटेंस, ये आपकी रॉड किसकी है? कॉपर की। तो कॉपर के किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप इसको डिप कर दीजिए। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहा हूँ। समझ में आ गई बात? तो देखिए जब किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम आपका बना है ना, ये पूरा सिस्टम, ये वाला बीकर, ये रॉड और ये पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन लेके, इसे हम लोग नाम क्या देते हैं? हाफ सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ सेल। हिंदी में इसे अर्ध सेल कहा जाता है, आधा सेल। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है कि ये जो रॉड जो आपने यहाँ पे सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डिप की है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो इसका नाम हमारे लिए क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक हाफ सेल क्या होता है? जब किसी इलेक्ट्रोड को, किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो ये बना हुआ सिस्टम क्या कहलाता है? हमारे लिए हाफ सेल कहलाता है। ये हो गई आपके लिए इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आप क्या करिए, ऐसे ऐसे अगर दो हाफ सेल्स यूज़ कर लीजिए तो आपका जो सिस्टम बन के कंस्ट्रक्ट होता है उसका नाम हम क्या देते हैं? गैल्वेनिक सेल। मतलब कि अगर मैं अब यहाँ से आपको समझाऊँ कि गैल्वेनिक सेल कैसा दिखता है, गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो चलिए इस चीज़ को समझिएगा। हम यहाँ पे दो रिडॉक्स कपल्स की बात कर रहे हैं। रिडॉक्स कपल हम इसे क्यों कह रहे हैं ये चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि 11th में आपने अपने रिडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपको मालूम है कि रिडॉक्स मीन्स क्या? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ पे सेल में भी आपका एंटर मार जाता है। कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ, पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो देखिए गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल जो होता है आपका, वो मेनली आपके दो हाफ सेल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो एक हाफ सेल सपोज करिए हमने ऐसे ले लिया और दूसरा वाला हाफ सेल कुछ इस टाइप का हम यहाँ पे ऐसे पहले बीकर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या करिए, एक साइड किसी एक इलेक्ट्रोड की जो है, इसमें मेटल ऐसे इलेक्ट्रोड ले लीजिए किसी एक मेटल का। जैसे मैं यहाँ पे कॉमनली अभी किसका ले लेता हूँ? जिंक का। जो कॉमनली आपको दिखेंगे बुक्स में जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो होते हैं जिंक और कॉपर पेयर। तो मैं अभी उसी से आपको समझा देता हूँ। ये मैंने किसका इलेक्ट्रोड लिया यहाँ पे? जिंक का। और इसे मैंने डिप कर दिया किसमें? जिंक के सॉल्ट के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या ले रखा है? 1 मोलैरिटी। हमें हमेशा यूनिट कंसनट्रेशन ही लेना होता है। तो 1 मोलैरिटी ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात? दूसरी तरफ देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने अगेन एक दूसरी डिफरेंट रॉड ले ली। अब ये किसकी हमारे लिए रॉड है? ये है कॉपर की। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे लिए कॉपर की रॉड यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, जिसे मैंने डिप कर दिया कॉपर के सॉल्ट के सॉल्यूशन में, यानी ये मैंने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये भी कितना? 1 मोलैरिटी। हमें यूनिट कंसंट्रेशन हमेशा लेना होगा। अब देखिए 1 मोलैरिटी ZnSO4 और 1 मोलैरिटी कॉपर सल्फेट के, ये हमारे पास दो हाफ सेल हैं। अभी ये गैल्वेनिक सेल नहीं बना है। ठीक है, बिकॉज ये तो दो अभी हाफ सेल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप इसे क्या करिए, किसी एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू इन दोनों सेल्स का आपस में ऐसे
कनेक्शन दे दीजिए। समझ में आ गई बात। दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने क्या किया, दोनों हाफ सेल्स को आपस में जोड़ दिया किसी एक्सटर्नल वायर के थ्रू, और वायर में बस आपको क्या लगाना होगा, एक प्लग यानी की अपनी तरफ से, और एक मेजरिंग डिवाइस यानी कि वोल्ट मीटर, हाँ या ना, ठीक। वोल्ट मीटर या फिर एम्पियर मीटर हम यहाँ पे कॉमनली यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें करंट को मेज़र करना होता है, ठीक। अगर पोटेंशियल आप मेज़र करना चाहते हैं तो आप वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर, जिससे हम करंट या डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकें कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या आपका, ये आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड्स तो आपके कनेक्ट हो गए आपस में। नीचे देखिए आपको क्या करना होगा ना, कि ये जो आपके सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग ऐसे एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, इसके थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, और इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम लोग नाम क्या देते हैं, सॉल्ट ब्रिज, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, और इस सॉल्ट ब्रिज के यहाँ पर जो टर्मिनल होते हैं, एंड्स होते हैं, इसे हम लोग कॉटन प्लग से क्लोज कर देते हैं। तो ये जो पूरा आपका अब यहाँ पे सिस्टम कंस्ट्रक्ट होके तैयार हुआ है ना इस बॉक्स के अंदर, मतलब ये जो पूरा आपका सिस्टम बना हुआ है, इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, गैल्वेनिक सेल, इसे ही हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हाफ सेल्स हैं आपके, जिसमें एक मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, दूसरा इलेक्ट्रोड किसका ले लिया, कॉपर का, मींस दो हाफ सेल थे, इनको मैंने आपस में जब कंबाइंड किया तो ये मेरा बना रहे क्या, गैल्वेनिक सेल, यानी कि वोल्टिक सेल, जिसकी शक्ल कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। डिफरेंट पार्ट्स में अगर आपको यहाँ पे जो है बता दूं तो ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, तो इसे लिख देते हैं हम यहाँ पे से सॉल्ट ब्रिज, ठीक। ये आपके क्या, जिंक का हाफ सेल, ये आपका कॉपर का हाफ सेल, ठीक है। ये जिंक वाला इलेक्ट्रोड और ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड। अब देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स अगर मैं आपको यहीं पे बता दूं गैल्वेनिक सेल के, तो ये वाला जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, जिंक वाला, ये होता है मेरा एनोड। समझ में आ गई बात। इसमें जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है ये किसका वर्क करता है, आपका एनोड का, और इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको विरोधाभास अलंकार का मैंने प्रयोग यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि अभी तक आपने जब भी इसके पहले एनोड देखा था तो एनोड के ऊपर कैसा साइन आता था, पॉजिटिव साइन, लेकिन यहाँ पे एनोड के ऊपर कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन। तो आपको ये बात एकदम ध्यान में रखनी होगी कि इन गैल्वेनिक सेल एनोड आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लेफ्ट साइड वाला आपका इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्टकट भी होता है आपका लोन, ठीक है। ये क्या होता है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, और उस पर नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें बता रहा है, तो ये मैं आपको अभी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इसमें एनोड पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो आपका इलेक्ट्रोड इधर आप देख रहे हैं कॉपर वाली साइड, इसे हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड वाला। समझ में आ रही बात। और इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे आपका अब ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि एनोड नेगेटिव आपका पहले से ही ले चुका है, ठीक। तो इतनी बेसिक टर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। और देखिए अगर हम यहाँ पोटेंशियल की बात करें तो इन 1 मोलैरिटी यूनिट कंसंट्रेशंस पे आपके इस गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल होता है यानी Vg, वो लगभग 1.1 वोल्ट के बराबर होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है किसका, गैल्वेनिक सेल का। जो इस पूरे मैकेनिज्म से आपको मिलेगा सेल, वो 1.1 वोल्ट पोटेंशियल आपको क्रिएट करके देगा, ठीक है ना। अब अगर इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई हो तो अब मैं यहाँ पे ना आपको वर्किंग बताता हूँ गैल्वेनिक सेल की, कि इसकी वर्किंग कैसी होती है, किस बेसिस पे वर्क करता है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे, रिडॉक्स कपल। तो इस रिडॉक्स कपल का अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि आखिर में है क्या। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि किस तरह से इसमें पोटेंशियल वगैरह डेवलप होता है, और सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि आपके गैल्वेनिक सेल के 2 पार्ट्स हैं। एक कौन सा वाला है, एनोड, और दूसरा पार्ट इसका कौन सा वाला है, आपका कैथोड वाला पार्ट है। समझ में आ रही है बात। गैल्वेनिक सेल की सेल रिएक्शन वगैरह क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जो आपका जिंक वाला इलेक्ट्रोड है, ये जिंक,
इसका ऑक्सीडेशन होता है, मींस ये कन्वर्ट हो जाता है Zn++ यानी जिंक +2 आयन में, और यहाँ से आपके निकालता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट आगे जो आपका कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है, देखिए मींस कैथोड पे, इस पे क्या रिएक्शन होगी कि ये जो कॉपर है आपका, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको क्या होता है, हाँ ये Cu+2 आयन कैथोड पे जो रिएक्शन होती है, ये Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉपर में। तो ये कॉपर सॉलिड हो गया और ये Cu+2 आयन कैसा होगा, एक्वस। इसी तरह से यहाँ पर भी जिंक कैसा है, सॉलिड, और ये Zn+2 आयन कैसा होगा, एक्वस होगा। समझ में आ रही बात आपको। अब देखिए आपको अगर यहाँ से कंप्लीट सेल रिएक्शन जाननी है कि गैल्वेनिक सेल में होने वाली जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है वो क्या होगी, तो देखिए आप इन दोनों एनोड और कैथोड वाली रिएक्शंस को आपस में ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद आपको देखिए जो नेट रिएक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक साइड आपको मिलेगा जिंक सॉलिड प्लस में, ये एक साइड, दूसरी साइड यहाँ क्या मिलेगा, Cu+2 आयन, वो भी कैसा, एक्वस फॉर्म में। समझ में आ रही ना बात आपको। यहाँ से देखिए सेकेंड साइड पे अगर हम बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के इस साइड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के इधर RHS वाली साइड में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का खेल तो खत्म हो गया। तो सेकेंड साइड पे बचा कौन, इधर RHS वाली साइड में Zn+2 आयन, वो भी किस फेज में, एक्वस फेज में, और प्लस आपका यहाँ से क्या बचा, कॉपर सॉलिड फेज में। समझ में आ गई बात। तो ये जो यहाँ पे नेट रिएक्शन आई है ना, ये होती है गैल्वेनिक सेल की सेल रिएक्शन। अब मैंने देखिए यहाँ पे आपको खेल खेल में ना सेल रिएक्शन लिखना भी सिखा दिया है, क्योंकि सेल रिएक्शन भी आपसे लिखने के लिए बोल देता है एग्जाम में, 1 मार्क में 2 मार्क में छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये भी कर लिया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए ओवरऑल आपने देखा क्या कि एनोड पे आपका जिंक जो है वो कन्वर्ट हुआ Zn+2 एक्वस आयन में, इसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, और मुझे मालूम है जब भी इलेक्ट्रॉन्स कोई सब्सटेंस लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ में आई ना बात। मतलब यहाँ एनोड पे क्या हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको, बिल्कुल आएगी। और कैथोड की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कैथोड पे कॉपर ने आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है और कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में। तो जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ कॉपर पे कौन सी प्रोसेस हुई है आपकी, रिडक्शन की। ठीक, अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि एक तरफ ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ आपका रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका रिडॉक्स कपल बनके फॉर्म हो गया है। यहाँ पे ये रिडॉक्स रिएक्शन आपकी एंटर मार गई है, समझे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, रिडॉक्स कपल वर्ड यूज़ किया था कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो एक रिडॉक्स कपल से मिलके बना होता है। समझ में आ रही ना बात पूरी तरीके से, आपको बिल्कुल आ गई होगी। अब देखिए अगर हम लोग थोड़ी सी और आगे बात करें गैल्वेनिक सेल के बारे में, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का फ्लो कैसे होता है, इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो कैसे होता है। और एक चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, वो है ये सॉल्ट ब्रिज। क्योंकि इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में ना, हिंदी में इसे हम लवण सेतु कहते हैं, इसके बारे में आपसे बड़ा बार पूछा गया एग्जाम में। कई बार सॉल्ट ब्रिज को लेकर हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ये बताइए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मली आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना आपका, इसका काम होता है कि ये इस सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखे। मींस इस सेल के अंदर एक्सेस में जो आयंस हो जा रहे हैं, उन आयंस की वजह से इस सेल के पोटेंशियल पे कोई फर्क ना पड़े, इस चीज़ को मेंटेन रखना किसका काम होता है, इस सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। ठीक है, ये बना किससे होता है, सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना आपका, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके, उनसे मिलके बना होता है। साथ में कुछ अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे आपका KNO3 हो गया, आपका AgNO3 हो गया, NH4NO3, ठीक है, ये इस टाइप के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके, इनसे मिलके बना होता है। और साथ ही साथ में इन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ना यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, अगर
अगर ये एक सब्सटेंस होता है, या फिर जिलेटिन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, इसका मिक्सचर। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं या जिलेटिन के अंदर फॉर्म करके जो पूरा कंस्ट्रक्शन होता है पेस्ट बना लूँ, तो वही भरा होता है इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर। और इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्यूशन मीन्स ये जो गैल्वेनिक सेल है इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना, ठीक है। दूसरा, और इसकी अगर इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करें तो देखिए ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है ना, ये इंटरनल सर्किट की तरह वर्क करता है। किसकी तरह, इंटरनल सर्किट की तरह, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं अपने सामने कि ये सॉल्ट ब्रिज आपका इन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर रहा है आपस में। ये जो कनेक्टिविटी है दोनों सॉल्यूशंस की, वो किसकी वजह से, इसी सॉल्ट ब्रिज की वजह से ना। तो ये आपका वर्क करता है इंटरनल सर्किट की तरह, मीन्स फ्लो ऑफ आयंस को अलाउ करता है, फ्लो ऑफ आयंस को अलाउ करता है। जब भी आपके आयंस फ्लो होके गुजरते हैं इस सेल से, तो वो किसके थ्रू जाते हैं, इसी सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ रहा है, इसी वजह से हम इसे नाम क्या दे रहे हैं, ब्रिज बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात। दूसरी बात देखिए, ये आयंस को तो फ्लो अलाउ करता ही है, साथ में आयनिक मोबिलिटी को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी को कंट्रोल करने का काम भी करता है कि जो आयंस है उनके मूवमेंट में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आयनिक मोबिलिटी कंट्रोल, ये भी आपका फंक्शन है किसका, सॉल्ट ब्रिज का, ठीक। तो सॉल्ट ब्रिज आप अब समझ गए ना कि इस पूरे सर्किट के अंदर गैल्वेनिक सेल के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए, ठीक। अब ये चीज़ तो आप समझ गए। तो अब चलिए मैं आपको वर्किंग समझाता हूँ गैल्वेनिक सेल की, कि आखिर इसमें ये जो हमने रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह देखी थी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, वहाँ कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, और इस सेल के अंदर जो पोटेंशियल डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे 1 बाय 1 करके, ठीक। मतलब हम लोग ओवरऑल देखिए देखने क्या जा रहे हैं, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल को देखिए अगर मुझे समझना है तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ ये समझनी होती है कि जब भी मैं किसी हाफ सेल की बात करता हूँ, जैसे अगर ये हमारा एक बीकर था और इसमें मैंने ये कोई मेटल की ऐसे रॉड लगा दी, ठीक है। मान लीजिए किसकी रॉड है, जिंक की रॉड है, और इसमें मैंने इसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके रखा है। तो ये सॉल्यूशन मेरा किसका है, जिंक सल्फेट का, ठीक है। तो इस हाफ सेल, ये जो यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी देखिए ये होती है कि जो आपका इलेक्ट्रोड का मेटल होता है, किसका मेटल, जो आपका इलेक्ट्रोड में है, ये इलेक्ट्रोड का जो मेटल है ना, ये चाहता है कि मैं तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाऊं और अपने आयंस फॉर्म करके जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दूं। मतलब ना ये देखता है, जैसे ऐसे समझिए कहानी क्या होता है कि ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर जो ये जो जिंक भरा हुआ है, ये अपने भाई सखा बंधु, यानी कि ये जो सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है, इसमें आपके Zn+2 आयन प्रेजेंट है और SO4-2 आयन प्रेजेंट है। जब ये जिंक मेटल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट अपने भाइयों को देखता है Zn+2 को, तो तुरंत उनके पास जाना चाहता है। समझ में आ गई बात ना। तो आप कहीं जाने के लिए आप मुंह उठा के ऐसे ही चल तो देते नहीं, कुछ चेंजेस लाते हैं, मतलब कुछ तैयारी वगैरह करते हैं ना। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फट से रिलीज करता है, तुरंत Zn+2 में कन्वर्ट होता है इसके अंदर का मेटल, और Zn+2 में कन्वर्ट होने के बाद जाके तुरंत मिल जाता है किससे, अपने भाई से, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ गई बात। लेकिन अब हुआ क्या, ये जिंक मेटल तो मिल गया जाके अपने बंधु से सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन ये जो इसका बंधु था ना सॉल्यूशन के अंदर, उसको इसका आना पसंद नहीं आता। बोलता है भाई तू मेरे घर आया क्यों, अब तू मेरे घर आया है तो मैं तेरे घर जाऊंगा। मीन्स आपका ये जो सॉल्यूशन के अंदर वाला मेटल है वो चाहता है कि मैं किस पे चला जाऊं, इलेक्ट्रोड पे चला जाऊं। मतलब ये अपना रिडक्शन करवाना चाहता है कि Zn+2 से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेप्ट करके फट से कन्वर्ट हो जाऊं किसमें, जिंक में, और जिंक में कन्वर्ट होके जिंक के घर चला जाऊं। समझ में आ गई बात। तो ये वाला इलेक्ट्रोड का भाई, मतलब जो इलेक्ट्रोड वाला भाई है, वो चाहता है कि मैं सॉल्यूशन वाले भाई के पास जाऊं, और सॉल्यूशन वाला जो भाई है वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रोड वाले भाई के घर चला जाऊं, क्योंकि दोनों को एक साथ में रहना पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन की, और यहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है
रिडक्शन की। तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के होने की वजह से ना आपके दो टाइप्स के पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। एक तो आपका कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसे हम ओपी के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल जिसे हम आरपी के नाम से जानते हैं। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल, एक बात आपको बता दूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड x वोल्ट है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, x वोल्ट ही होगा। बस अंतर ये होता है कि दोनों के साइन अपोजिट होते हैं। दोनों के साइन आपके कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। समझ में आ गई ना बात आपको? इतनी चीज़ें अगर आपको ध्यान है ना तो अब आप आराम से गैल्वेनिक सेल की वर्किंग समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, अगर मैं आपको वर्किंग इसकी समझाऊं तो आप इसमें दो हाफ सेल देख सकते हैं। एक आपका कौन सा, एनोड हाफ सेल जो जिंक की साइड है, और दूसरा कैथोड वाला हाफ सेल जो कि आपका किसकी साइड है, कॉपर वाली साइड में है। तो एनोड पर देखिए होता क्या है, इस पर एनोड पर ये जो आपका जिंक वाला इलेक्ट्रोड है, जिंक वाले इलेक्ट्रोड से जो जिंक है, मैं आपको यहाँ फोटो बना के दिखा देता हूँ जिससे चीज़ें एकदम आपके लिए क्लियर हैं। जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे ये जो जिंक है ना, ये चाहता है कि मैं कन्वर्ट होके चला जाऊँ किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आई बात? तो ये तुरंत अपना जो है ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी Zn कन्वर्ट होता है किसमें, Zn+2 में, और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये रिलीज कर देता है। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोड वाला भाई चाहता है किसके घर जाए, अपने सॉल्यूशन वाले भाई के घर। अब सॉल्यूशन वाले भाई का भी मन है कि भाई मैं कन्वर्ट होके चला जाऊं किसके पास में, इस जिंक वाले इलेक्ट्रोड के पास में। सॉल्यूशन वाला ये जो Zn+2 है ना, क्योंकि यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो ये Zn+2 चाहता है कि मैं दो इलेक्ट्रॉन्स ले लूं और चला जाऊं किसके घर, जिंक के घर, क्योंकि इसे जिंक का आना यहाँ पसंद नहीं आता। बोलता है तू मेरे घर आया तो मैं तेरे घर जाऊंगा। लेकिन इसे दो इलेक्ट्रॉन्स मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ना ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ये किस पर एग्जिस्ट करते हैं, इस रॉड के ऊपर। मतलब ये रॉड कैसी हो गई है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ पे मिल चुका है रास्ता, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड मैंने किससे जोड़ दिया है, वायर से जोड़ दिया है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ना, ये इस वायर को पकड़ते हैं यहाँ से और चले जाते हैं किसकी तरफ में, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ में। और कैथोड वाला इलेक्ट्रोड आपका मुंह देखता रह जाता है, सॉरी ये जो सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 है ये मुंह देखता रह जाता है कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, अब तो इस भाई को झेलना ही पड़ेगा। समझ में आई गई बात? तो एनोड पे होने वाली आपकी रिएक्शन ये इस तरह से प्रोसीड होती है। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स उधर वायर की तरफ चले गए, किसकी तरफ में, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ में, तो देखिए ये हाफ सेल है, इसने ये व्यवहार किया। तो जो कॉपर वाला हाफ सेल था इधर साइड वाला, उसका भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही होगा। मतलब ये चाह क्या रहा होगा, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड, कि मैं अभी फट से कन्वर्ट हो जाऊं किसमें, कॉपर से Cr+2 में, और दो इलेक्ट्रॉन्स मैं भी रिलीज कर दूं। बात आ रही ना समझ में? और ये बिल्कुल ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन कर इसलिए नहीं पाता है क्योंकि देखिए हम अगर जिंक और कॉपर के पेयर में बात करें तो दोनों में से केवल एक ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, दूसरे को रिड्यूस होना पड़ेगा। ये तो यहाँ कंडीशन है। अब डिपेंड ये करता है कि बाजी वो मारेगा, इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज कर पाएगा जो दोनों में से पहले ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा। और अभी आगे मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ट्रीट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, कि कौन पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है और कौन बाद में। तो फिलहाल अभी मैं आपको ये बता दूं कि जिंक के ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी होती है वो कॉपर से ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से यहाँ बाजी कौन मार चुका है, पहले ही जिंक ऑक्सीडाइज होकर दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर चुका है। मतलब अब कॉपर ना भाई साहब चाह के भी, ये जो इलेक्ट्रोड वाला कॉपर है ये सॉल्यूशन वाले कॉपर के अंदर नहीं जा सकता। समझ में आ गई ना बात? लेकिन जो सॉल्यूशन वाला कॉपर है ना, ये Cu+2, क्योंकि यहाँ पे भरा कौन हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें Cu+2 और SO4-2 आयंस प्रेजेंट है। ये कॉपर वाला सॉल्यूशन अब भी चाहता है कि मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लूं और चला जाऊं किसके घर, अपने भाई सखा बंधु के घर, यानी कॉपर के पास में। समझ में आ गई बात? तो इससे ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिल भी जाते हैं। मतलब देखिए ऊपर वाली रिएक्शन तो आपकी पॉसिबल नहीं है,
लेकिन अब होता क्या है, इस सॉल्यूशन वाले कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। कहाँ से? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वायर में ट्रैवल करते हुए आए हैं, समझ में आ गई बात, ये यहाँ पहुँचते हैं कैथोड पे और फट से एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं किसके थ्रू, ये सॉल्यूशन के अंदर जो Cu+2 प्रेजेंट है उसके द्वारा। बात आ गई ना समझ में? तो यहाँ पे देखिए Cu+2 फट से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और पहुँच जाता है किसमें, कॉपर बन जाता है सॉलिड पे और इलेक्ट्रोड के घर पहुंच गया। तो यहाँ पे आपकी कैथोड पे कौन सी वाली रिएक्शन पॉसिबल है, ये दूसरी वाली। तो अब यहाँ एनोड की रिएक्शन ये है, और अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड प्लेट की, तो कैथोड पे जो होने वाली रिएक्शन है वो देखिए क्या होगी, Cu+2, ये एक्वस आपका, ठीक है, ये भी यहाँ पे कैसा है, एक्वस, और ये कैसा है, सॉलिड। तो ये एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cu सॉलिड में। समझ में आ गई ना बात? तो ये थी कैथोड की रिएक्शन और ये थी एनोड की रिएक्शन। अब आपने ये देखा कि यहाँ से आपका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, कैथोड एनोड की रिएक्शंस कैसे प्रोसीड हुई थी ये तो आप समझ ही गए। अब कंक्लूजन देखिए ये निकला है कि एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और Zn+2 जो है, Zn+2 वो कन्वर्ट होके आया है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ से जो सॉल्यूशन के अंदर Copper+2 था ये जा गया है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो इस गतिविधि की वजह से, इस पूरे मैकेनिज्म की वजह से देखिए होता क्या है ना आपका, कि ये जो जिंक की आप रॉड लगाते हैं एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे, ये गलने लगती है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें से जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होके किस में बदल आ रहा है, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये रॉड यहाँ से गलना शुरू हो जाती है और कॉपर वाली साइड देखिए क्या होता है ना, कि कॉपर की रॉड मोटी होना शुरू हो जाती है। ये इस वजह से क्योंकि कॉपर ना इस पूरी रॉड के ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो रहा है। आप देखिए सॉल्यूशन से निकल के कहाँ जा रहा है, आपका कैथोड के ऊपर जमा हो रहा है ना, तो कॉपर का यहाँ पे डिपॉजिशन शुरू हो जाता है। तो फाइनली होता ये है कि आप जब जिंक वाला ये रॉड निकालेंगे तो ये आपको ऐसे खोखली पतली सी मिलती है, और कॉपर वाली जो रॉड हो जाती है ये मोटी हो जाती है कॉपर के डिपॉजिशन की वजह से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है वायर के अंदर, और आपको मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और किधर की तरफ जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ना वो किधर की तरफ मूव कर रही होगी, इधर की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स के देखिए अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो किधर से किधर की डायरेक्शन में हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। हम यही बोलेंगे ना, ये कॉपर सॉलिड था, लिख देता हूँ। अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो ये मूव कर रहे हैं किधर से किधर की तरफ, ये भाई लोग मूव कर रहे हैं एनोड वाले इलेक्ट्रोड से कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। और अगर हम लोग बात करें करंट के मूवमेंट की, तो करंट का मूवमेंट देखिए आपका किधर है, करंट का मूवमेंट है आपका कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से एनोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसी करंट डेवलपमेंट की वजह से इस गैल्वेनिक सेल के बीच में आप देखिए क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है और आयंस आपके इंटरनल सर्किट में होके चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एनोड वाली साइड आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड वाली साइड हो रहा है आपका रिडक्शन। और मैंने बोला था जब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस आती हैं तो मतलब एनोड की तरफ आपका क्या डेवलप हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड की तरफ आपका क्या डेवलप हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से आपके यहाँ पर ये जो सेल आप देख रहे हैं ना, इसके बीच में डेवलप हो जाता है क्या, एक पोटेंशियल, जिसे हम लोग सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, जो यहाँ पे पोटेंशियल बीच में डेवलप हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का पूरा नाम होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात आ रही ना आपको समझ में। तो ये थी ओवरऑल वर्किंग किसकी, गैल्वेनिक सेल की। इन्हीं सारी हरकतों की वजह से आपके गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल का डेवलपमेंट होता है। एनोड पे रिएक्शन ये जो हो रही है, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, इन्हीं दोनों रिएक्शंस के थ्रू आपकी ये एनोड सेल की जो मैकेनिज्म है वो कोऑर्डिनेट होती है। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है इसे हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।
आपको क्या करना है कि जितनी मैंने वर्किंग आपको ये आज समझाई है गैल्वेनिक सेल के बारे में, साथ ही गैल्वेनिक सेल क्या होता है, हाफ सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, मीन्स जो बेसिक टर्म्स हैं इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। और गैल्वेनिक सेल की वर्किंग तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है कि बिकॉज ये एग्जाम्स में आपसे पूछी भी जाती है कि गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म समझाइए, ठीक है, डिफाइन द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ गैल्वेनिक सेल, इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल भूलना नहीं है आपको इसे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको देखिए क्या पढ़ाने वाला हूँ कि ये जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिसाइडेशन करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल वगैरह डिसाइड किया जाता है कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, साथ ही में सेल वगैरह को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेल रिएक्शंस वगैरह किस तरह से लिखी जाती हैं, ये सब मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।